हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूव ऑन स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपके मेरे चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोग के सामने झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा फ्रेंड्स मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है। आप लोग देख सकते हैं सोशल साइंस का। तो मैं फ्रेंड्स आप लोग के सामने क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का लेके आया हूँ। इससे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों के सामने साइंस और मैथ्स का अपलोड कर चुका हूँ। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करता हूँ सोशल साइंस का। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या लिख रहा है। राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। फ्रेंड्स सबसे पहले लोग जानना चाहेंगे राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या होता है? देखिए, राष्ट्र का अर्थ होता है देश, अवाद यानी होता है उस देश का भागीदारी। यानी राष्ट्रवाद उसे कहते हैं जो किसी देश की संस्कृति, सभ्यता, इतिहास से संबंधित जो होता है उसे बोलते हैं राष्ट्रवाद। तो फ्रेंड्स एक राष्ट्रवाद में देखिए समान संस्कृति भी होनी चाहिए, समान इतिहास भी होना चाहिए, भाषा और लोक परंपरा भी होनी चाहिए, और इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्लियर है? तो पहला का जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। नेक्स्ट, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो फ्रेंड्स काफी तगड़ा क्वेश्चन है ये। तो जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था वह बिस्मार्क के द्वारा हुआ था, जिसमें बिस्मार्क जो चांसलर थे वह प्रसा के थे। याद रखें कहाँ के थे फ्रेंड्स? प्रसा में थे। और ये कब बने थे? 1862 में। ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर है? और इससे पहले इटली का एकीकरण का जो मेन नायक था उसे बोलते थे जोसेफ मैत्सनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो इन्होंने जो किया था वह बारदोली आंदोलन किया था। बारदोली आंदोलन किया था जिसमें 1928 में किया गया था। किसके कब किया गया था फ्रेंड्स? 1928 में किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ठीक है। इसी समय फ्रेंड्स इसे सरदार की उपाधि भी दिया गया था, जो कि बारदोली की महिलाओं लोग ने दिया था। याद रखेंगे। क्लियर है? और इसके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर भारत में प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को लौह दिवस भी मनाते हैं या फिर एकता दिवस भी मनाते हैं। याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है? और भारत में सबसे बड़ी सरदार वल्लभ भाई की स्टैचू यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। याद रखेंगे, नर्मदा नदी के किनारे अवस्थित है। क्लियर है? इसे याद रखेंगे। जिसकी जो ऊंचाई है फ्रेंड्स 182 मीटर है। ये भी याद कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स मैं कुछ ऑप्शन से खेल देता हूं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो। देखिए, खेड़ा आंदोलन जो हुआ था 1918 में हुआ था। ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। वारदोली जो आंदोलन हुआ था वह 1928 में हुआ था। इसके साथ साथ चंपारण जो हुआ था, काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है, 1917 में हुआ था। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो फ्रेंड्स सत्याग्रह आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में लिखें कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? तो साइमन कमीशन जो भारत आया था उसके पीछे जो रीजन था, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए आया था। क्लियर है? और फ्रेंड्स साइमन कमीशन जो भारत आया था यह 1928 में आया था। ये भी आप लोग समझ के रखिए, 1928 में आया था। क्लियर है? नेक्स्ट, साइमन कमीशन भारत छोड़ो एक नारा लगाया था, लाला लाजपत के द्वारा लगाया गया था। ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्राचीन काल में किस मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? फ्रेंड्स काफी तगड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता है? तो फ्रेंड्स उस मार्ग को हम लोग बोलते हैं रेशम मार्ग। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? रेशम मार्ग। इसे याद रखेंगे, रेशम मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा हेनरी फोर्ड ने किया था। हेनरी फोर्ड ने किया था। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडल है? तो फ्रेंड डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में जो है वह संगीत का किया गया, जिक्र किया गया। संगीत का रखेंगे, याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड, संगीत का। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया के में वृद्धि की थी? तो स्पेनिंग जेनी मशीन ने फ्रेंड्स कटाई के लिए वृद्धि की थी। कताई के लिए, याद रखें, कताई कताई। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था? तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। पुर्तगालियों के द्वारा, और ये गोवा में आया था। इसे भी आप लोग याद कर सकते हैं, 16वीं शताब्दी के समय। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, और फ्रेंड्स आप लोग लिख सकते हैं प्रिंटिंग प्रेस का जनक किसे कहते हैं? आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट, गैली क्या है? तो फ्रेंड्स गैली जो होता है धातुएं फ्रेम होता है। ये गैली जो होता है ना वह धातुएं फ्रेम होती है। इसे आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट, यदि सरकार, देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 10 था आप लोग का, जो कि हिस्ट्री से था। अब आते हैं हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन जो पूछा जाएगा अब आप लोग का सिविक्स से रहेगा, यानी पॉलिटिकल से। पहला क्वेश्चन ये रहा, यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का वितरण कहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर तीनों के बीच वितरण होता है तो उसे बोलते हैं क्षैतिज वितरण। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? क्षैतिज वितरण कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है? और सरकार के 3 अंग होते हैं, पहला होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका, तीसरा होता है न्यायपालिका। और फ्रेंड्स चौथा जो होता है उसे बोलते हैं मीडिया भी कहते हैं। क्लियर है? और इसका जो बंटवारा उसे बोलते हैं क्षैतिज बंटवारा। क्लियर है? याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट,
भारतीय संघ में इस समय है, तो फ्रेंड्स भारतीय संघ में अभी कुल 28 राज्य है, यानी फ्रेंड्स अभी कुल 28 राज्य हैं और 8 जो है यूटी यानी 8 संघीय क्षेत्र है। क्लियर है, याद रखेंगे। भारत का अंतिम राज्य जो है, भारत का जो अंतिम राज्य वह तेलंगाना है और अंतिम केंद्र शासित प्रदेश वह जो है आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के बाद जो हुआ था लद्दाख है। क्लियर है, यानी कि अंतिम राज्य हो गया तेलंगाना, याद रखेंगे फ्रेंड्स, तेलंगाना हो गया और अंतिम जो केंद्र शासित प्रदेश है वह लद्दाख अभी लिख सकते हैं। क्लियर है, जो कि 31 अक्टूबर 2019 को बना था, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर है, और तेलंगाना का जो गठन हुआ था वह 2 जून 2015 को हुआ था, 2 जून 2014 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? तो फ्रेंड्स मैक्सिको ओलंपिक की कहानी जो है ना वह नस्लाभेद आंदोलन से संबंधित है, इसे आप लोग याद कर लेंगे। नस्लाभेद आंदोलन से संबंधित है, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? तो फ्रेंड्स याद करेंगे, अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत। तो संविधान के आर्टिकल नंबर 17 के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। क्लियर है, इसे बोलते हैं छुआछूत भी बोलते हैं। क्लियर है, याद रखेंगे आप लोग। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है? तो बामसेफ जो है वह सरकारी कर्मचारियों का संगठन है, सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भारत में राजनीतिक दलों को जो मान्यता देता है वह चुनाव आयोग देता है। कौन देता है फ्रेंड्स? चुनाव आयोग देता है। क्लियर है, चुनाव आयोग देता है। और चुनाव आयोग का जो आर्टिकल होता है आर्टिकल नंबर 324 होता है। क्लियर है, आर्टिकल नंबर 324 के तहत। अब भारत में भी कुल 9 राष्ट्रीय पार्टी है। याद रखेंगे, भारत में भी कुल 9 राष्ट्रीय पार्टी है, जिसमें फ्रेंड्स 9वां जो राष्ट्रीय पार्टी वो करंट अफेयर आम आदमी पार्टी है, जिससे बोलते हैं आम आदमी पार्टी AP। ठीक है, और इसको जो चुनाव चिन्ह हुआ झाड़ू छाप है। और इसका मेन है अध्यक्ष वह अरविंद केजरीवाल है, जो कि दिल्ली का वर्तमान मुख्यमंत्री है। क्लियर है। अब पहला जो पार्टी है वह कांग्रेस पार्टी था। ठीक है, जिसका स्थापना हुआ था 1885 में। क्लियर है, तो राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है फ्रेंड? चुनाव आयोग। क्लियर है, और चुनाव आयोग भारत के आर्टिकल नंबर कितना में जिक्र किया गया? 324 आर्टिकल में जिक्र किया गया। अब भारत में भी कुल कितना राष्ट्रीय पार्टी है? 9। 9वां कौन है फ्रेंड्स? आम आदमी पार्टी। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू छाप है। क्लियर है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक सरकार होती है। तो फ्रेंड्स लोकतांत्रिक सरकार जो है उत्तरदायी सरकार भी होती है, जिम्मेदार सरकार भी होता है, वैध सरकार भी होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका होगा उपरोक्त सभी होगा। क्लियर है, उपरोक्त सभी होगा। अब भारत में जो लोकतंत्र दिवस मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को लोकतंत्र दिवस मनाते हैं, ये भी क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है, आप लोग का जो सब्जेक्टिव पेपर होगा आप लोग वर्ड बनाने के लिए लिख सकते हैं, ये सब काफ़ी हटके रहेगा आप लोग का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने में कौन सा अधिनियम सिस्टम है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आप लोगों को समझना होगा, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने में कौन सा अधिनियम सिस्टम है? तो फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वह सूचना का अधिकार होता है। क्या होता है? सूचना का अधिकार, क्योंकि आप लोगों को सूचना मिलेगा तभी आप लोग राजनीतिक में भाग लीजिएगा। क्लियर है, तो सूचना का अधिकार होता है। क्लियर है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, और मैं ऐसे आर्टिकल में जिक्र कर देता हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार होगा। क्लियर है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए समानता का अधिकार जो हुआ आर्टिकल नंबर 14 में जिक्र किया गया। शिक्षा का अधिकार तो आर्टिकल नंबर 21A में तो आपका शिक्षा का अधिकार जिक्र किया गया। स्वतंत्रता का अधिकार तो फ्रेंड्स 19 में होता है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? तो फ्रेंड्स महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित है वह पंचायती राज में है। याद रखेंगे आप लोग, पंचायती राज में महिलाओं लोग के लिए सीट आरक्षित है। और इसका जो आर्टिकल जो है वह 243 का डी होता है। 243 के डी के तहत महिलाओं लोग को 1/3 आरक्षण किया गया। क्लियर है फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है, याद रखेंगे। तो महिलाओं को जो सीटें जो आरक्षित होती है वह पंचायती राज में होता है। ठीक है, और मैं आप लोगों को ये भी बताता हूँ भारत में पंचायती राज जो लागू हुआ था वह 24 अप्रैल, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, भारत में जो पंचायती राज जो लागू हुआ था वह 24 अप्रैल, लिख देता हूँ मैं, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसलिए प्रत्येक वर्ष भारत में 24 अप्रैल को पंचायती दिवस भी मनाते हैं। क्लियर है, इसे याद रखेंगे। और महिलाओं लोग को जो सीट होता है कितना होता है फ्रेंड? 243 का डी में होता है, इसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो फेमस नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वह मेधा पाटेकर ने किया था। मेधा पाटेकर ने किया था। क्लियर है, जो फ्रेंड्स नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने के प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड्स समाप्यता के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। क्लियर होते हैं फ्रेंड्स, कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक नवीकरण होते हैं, एक अनवीकरण होते हैं। क्लियर है,
नवीकरण और एक अनवीकरण संसाधन होते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ काली मिट्टी। तो काली मिट्टी जो पाई जाती है, अगर आप लोग भारत का मैप बनाते हैं तो देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, मैं ज़्यादा नहीं, आप लोगों को मैं केवल इस चीज़ को बताता हूँ। अगर आप लोग मानचित्र बनाते हो तो यहाँ पे जो चित्र में भाग होता है, यानी कि देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये तीनों भाग में काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। तो फ्रेंड्स राजस्थान में नहीं पाई जाती ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया राजस्थान। और काली मिट्टी से ही हम लोग कपास की खेती होती है, ठीक है। और काली मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? तो फ्रेंड्स जैव विविधता को जो सबसे जो कम करने वाला जो कारक है, देखिए सबसे पहले हो गया वन्य जीव का आवास का निवास भी होना चाहिए। वन्य जीव को मारना या शिकार करना भी हो सकता है। पर्यावरणीय प्रदूषण, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा, इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी। एक्स्ट्रा क्वेश्चन सुनिएगा। भारत में फ्रेंड्स क्वेश्चन आएगा जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। और फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन आता है मिट्टी दिवस कब मनाते हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं 5 दिसंबर को मनाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट कुछ मैं एक्स्ट्रा बता दूं ताकि आप लोगों को कुछ अलग मिल सके नॉलेज। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग ये शब्द को टोलना चाहने का प्रयास करेंगे। बहुउद्देशीय परियोजना होता है क्या? देखिए बहुउद्देश्य यानी कि देखिए बहु यानी होता है बहुत सारा, यानी वैसे परियोजना, परियोजना का अर्थ होता है प्रोजेक्ट, कोई किसी चीज़ का प्लानिंग करना, यानी वैसे योजना जो बहुत सारे उद्देश्य के लिए, बहुत सारे उद्देश्य को लेकर बनाया जाता है, उसे बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। इसके लिए फ्रेंड्स अर्थात जैसे कि कभी किसी योजना का अर्थात बाढ़ को रोक के लिए भी हो सकता है, सिंचाई की सुविधा के लिए भी हो सकता है, उसके साथ साथ जल विद्युत उत्पादन के लिए भी हो सकता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज होगा। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? तो फ्रेंड्स सबसे पहले लोग जानना चाहिए फसल क्या होता है। देखिए फसल क्या होता है, जब एक ही किस्म के पौधे, एक ज़मीन पर काफ़ी लंबे समय से बोई जाती है, तो उसे बोलते हैं फसल। क्लियर है? भारत में मौसम के आधार पर 3 फसल होते हैं। एक होते हैं फ्रेंड रबी फसल, उसके साथ साथ एक होते हैं खरीफ फसल और एक होते हैं जायद फसल। क्लियर है? याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। मैं आप लोगों को कंसेप्ट बताया था। तो फ्रेंड्स इसी के आधार पे बोला, देखिए यहाँ पे समझना आप लोगों को, चाय, कॉफ़ी, रबर और केला, तो ये जो फसल होते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिखाया, तो फ्रेंड्स ये जो होगा रोपण फसल है। कैसा? ये रोपण फसल है। रोपण फसल उस फसल को कहते हैं जो फ्रेंड्स जिसका उद्देश्य होता है, जो भारत में अधिक मात्रा में उपजाई जाती है। क्लियर है? उसके साथ साथ जिसका भारत से निर्यात किया जाता है, यानी किसी देश में बेची जाती है, ठीक है, जो आवश्यकता से अधिक मात्रा में उपजाई जाती है और जिसके लिए अधिक जमीन की जरूरत होती है और जो किसी देश में निर्यात कर सकते, उसे बोलते हैं रोपण फसलें। तो चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला एक रोपण फसल है। क्लियर है? और फ्रेंड्स चाय और कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी जो भारत में होती है सबसे ज़्यादा होते हैं पूर्वी, उत्तर पूर्वी भागों में होते हैं। क्लियर है? याद रखें असम के भागों में होते हैं। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैं फ्रेंड्स और भी बता देता हूँ। देखिए ये तो हो गया, अब देखिए एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा ताकि आप लोगों को बहुत सारा कुछ नॉलेज मिल सके। दलहन फसलें, तो फ्रेंड दलहन फसल में जितना दाल वाला आता है, चाहे अरहर दाल हो गया, चाहे मूंग लिख सकते हैं, मसूर लिख सकते हैं, ये सब आ जाएगा दलहन फसलें में, ठीक है। तिलहन में लिख सकते हैं आप लोग सरसों लिख सकते हैं। क्लियर है? और सोयाबीन भी लिख सकते हैं। अब मोटे अनाज में लिख सकते हैं धान लिख सकते हैं, गेहूँ लिख सकते हैं, ज्वार लिख सकते हैं, बाजरा लिख सकते हैं। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो फ्रेंड्स भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा क्या बोल रहा है धान। तो धान के लिए किस खेतों में किस फसल ऋतु में की जाती है? तो देखिए आप लोग को मैं एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए फसल जो उगाई जाती है, आप लोग को केवल एक ट्रिक मैं सिखाता हूँ, नाजो। आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा नाजो। तो देखिए नाजो का अर्थ होता है, देखिए वैसा फसल, देखिए सबसे पहले फ्रेंड देखिए वैसा फसल जो आपका नवंबर, यानी देखिए अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटती है, तो उसे बोलते हैं रबी फसल। यानी फ्रेंड जिसे शीत, यानी जिसे ठंडा के समय बोते हैं और गर्मी के समय काटते हैं, उसे बोलते हैं रबी फसल। तो फ्रेंड्स इसमें जो आएगा आपका गेहूँ आ जाएगा। क्लियर है ना? फिर सरसों आ जाएगा, यानी जितना गोल पदार्थ होता है उससे हम लोग बोलते हैं रबी फसल। और उसके साथ अपोजिट आते हैं जो में, देखिए वैसा फसल जिसे जून जुलाई में, यानी कि बरसात के समय बोते हैं और अक्टूबर के समय, यानी कि शीत के समय, यानी कि ठंडा के समय काटते हैं, उसे बोलते हैं खरीफ फसल। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आप लोग क्या हो रहा है, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल में की जाती है? तो फ्रेंड जून जुलाई में क्या होता है, धान की खेती हो ना, तो नाजो, तो जो क्या चाहिए में खरीफ फसल में आता है, तो इसे बोलेंगे खरीफ फसल। क्लियर है? तो इसका जो राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स खरीफ फसल हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो धान एक खरीफ फसल है। क्लियर है? याद रखेंगे आप लोग।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर बोलता है रबी फसल क्या होता है, तो फ्रेंड रबी फसल हो गया गेहूं। जायद फसल को बोलते हैं गर्मा फसल, यानी जो गर्मी के महीना में उपजाई जाती है। अर्थात फ्रेंड जैसे आप लोग लिख सकते हैं ककड़ी लिख सकते हैं, तरबूज लिख सकते हैं, है ना, फिर खीरा लिख सकते हैं आप लोग। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग क्वेश्चन जो आ चुके हैं ये हम देखिए, यानी कि अब हम लोग आ चुके हैं ये सॉरी, यानी कि फ्रेंड्स हम लोग 21 से जो क्वेश्चन आए हैं वो हम लोग जियोग्राफी में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित कोयले की खानों में कौन झारखंड राज्य में है? तो फ्रेंड देखिए, कोयला कोयला का आप लोग प्रकार लिख सकते हैं। कोयला कितने प्रकार कुल 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स कोयला कोयला के जो होती है झारखंड में, तो कोयला के जो खान जो झारखंड में होती है वह बोकारो में होती है। कहाँ पे फ्रेंड्स? बोकारो में। इसे ये भी आप लोग लिख सकते हैं। और वैसे रानीगंज भी होती है, फेमस है, तो रानीगंज आपका ये वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पे ये? वेस्ट बंगाल में है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो इसका राइट आंसर होगा बोकारो, जो कि झारखंड में स्थित होता है। क्लियर है? बोकारो में होता है, ये याद रखेंगे आप लोग। रानीगंज पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। और कुल कोयला के 4 प्रकार होते हैं। इसका ट्रिक है याद करने के, ABLP। ए से होता है फ्रेंड एंथ्रासाइट कोयला, बी से होता है बिटुमिनस कोयला, एल से होता है लिग्नाइट कोयला, पी से होता है पीट कोयला। और फ्रेंड जो उच्च कोटि का कोयला उसे बोलते हैं एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट कोयला भारत में केवल जम्मू कश्मीर भाग में पाई जाती है। और बिटुमिनस का कोयला जो होता है वह झारखंड में, रानीगंज में, अर्थात झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में पाई जाती है, ठीक है। जिसका उपयोग हम लोग डेली घर में करते हैं। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? तो फ्रेंड्स आधारभूत उद्योग का एग्जाम्पल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोहा इस्पात उद्योग, ठीक है। लोहा इस्पात उद्योग हो जाएगा। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल प्रदूषित होती है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 8 गुना। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को फोकस करना पड़ा। क्या बोला? असत्य है, यानी गलत है। देखिए पहला, सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है, बिल्कुल कराता है, यानी पहला सही है। उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है, बिल्कुल बनाई जा सकती है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए एक कड़ी का कार्य करता है, बिल्कुल करती है। एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्या बोला, देखिए रेलवे की अपेक्षा, फ्रेंड्स समझिएगा, रेलवे की अपेक्षा लागत अधिक होती है? नहीं। आप लोग को जानते हो फ्रेंड रेलवे में काफ़ी ज़्यादा लागत लगती है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी, यानी बोला कौन सा असत्य है, तो ये असत्य, गलत है ये, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रहा हमारा पूरा ज्योग्राफी का। अब आ चुके हम लोग लास्ट इकोनॉमिक्स का। तो चलिए मैं देखता हूँ इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कैसा, अब तक कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट, क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो वही हमारा एक मोटिवेशन होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताता हूँ, देखिए सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप लोग मानव विकास रिपोर्ट के बारे में। देखिए मानव विकास रिपोर्ट को हम लोग बोलते हैं HDI। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? HDI। और इसका इंग्लिश होता है देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसे जो जारी करता है वह UNDP जारी करता है। कौन जारी करता है फ्रेंड्स? UNDP। और इसमें जो जारी करता है उसका जो हुआ वो डॉलर में जारी करता है। किसमें जारी करता है फ्रेंड्स? डॉलर में, ठीक है। और इसमें जो मुख्य जो आधारभूत होता है, यानी HDI इंडेक्स होता है एक ऐसा इंडेक्स होता है जिसका केवल 3 इंडेक्स होता है, यानी 3 चीज़ पे बेसिस होता है। पहला होता है स्वास्थ्य पर, यानी फ्रेंड ये 3 चीज़ पे ध्यान देता है। पहला स्वास्थ्य पर, दूसरा शिक्षा पर, तीसरा होता है प्रति व्यक्ति आय। यानी ये तीनों चीज़ को देखकर ही मानव विकास इंडेक्स जारी किया जाता है। इसे हम लोग शॉर्टकट बोलते हैं HDI, ठीक है। और इसे जारी कौन करता है फ्रेंड? UNDP। क्लियर है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। और याद रखेंगे आप लोग HDI इंडेक्स में भारत का भी जो रैंक है वह 132 है। ये आप लोगों को मैं करंट अफेयर बता रहा हूँ 2022 का, 2022 का करंट अफेयर बता रहा हूँ। भारत का रैंक कितना? 132 है। और फ्रेंड्स पहला जो स्थान है वह नॉर्वे का होता है। कुल कितना देश इसमें शामिल? 191 है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का समझ अगर क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, मानव विकास रिपोर्ट क्या जारी करता है? तो किसी देश का स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा धारणेता विकास। धारणेता एक ऐसा विकास होता है जो पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की पीढ़ी के लिए उपयोग होता है, उसे बोलते हैं धारणेता। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करता है, ठीक है। सलमा किस क्षेत्रक से गतिविधि है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्षेत्रक होते हैं, देखिए एक होता है संगठित क्षेत्रक, एक होता है असंगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्रक उसे कहते हैं जिसमें सरकारी कर्मचारी होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान दीजिएगा, सलमा का बैकग्राउंड क्या? सरकारी है, तो जो सरकारी हो गया ना वह संगठित हो गया, साथ साथ सरकारी साथ साथ संगठित। क्लियर है? और असंगठित उसे कहते हैं जो प्राइवेट वर्क करता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ गया जो जमीनी स्तर से जुड़े होते हैं, जैसे खद्दान हो गया, दूध पालन हो गया, कृषि हो गया,
फसल उत्पादन हो गया, वानिकी हो गया, क्लियर है। और द्वितीय में हो गया फ्रेंड्स जैसे प्रौद्योगिकी हो गया, फिर हो गया फ्रेंड्स औद्योगिकीकरण हो गया, क्लियर है। और थर्ड में जो आता है जो सेवा का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस तरह की गतिविधियां होती है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बोला जो आप लोगों को सेवा देता है, देखिए कृषि, डेयरी, मछली पालन और वानिकी। फ्रेंड्स कृषि वगैरह जो आ गया, कृषि, डेयरी, मछली पालन और वानिकी, ये हो गया प्राथमिक क्षेत्रक से आ गया। क्या हो गया? प्राथमिक क्षेत्रक से अंतर्गत आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, चीनी गुड़ ईंट बनाना, फ्रेंड्स इस सेकेंड चीज में आ गया, यानी कि किसी चीज को बदल रहा तो ये द्वितीयक में आ गया। लेकिन अगर आप लोग थर्ड में फोकस करेंगे तो देखिए परिवहन, संचार, बैंकिंग, ये हमें सेवा प्रदान करता है। तो जो सेवा जो प्रदान करता है फ्रेंड्स उसे हम लोग बोलेंगे सेवा क्षेत्रक, ठीक है, इसी बोलते हैं तृतीय क्षेत्रक, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? वस्तु विनिमय एक ऐसी प्रणाली है, वस्तु विनिमय एक ऐसी प्रणाली है जिसमें फ्रेंड्स वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है, क्लियर है। तो देखिए एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, एक गाय के बदले 10,000 में बेचना नहीं। देखिए देखिए वस्तु विनिमय का अर्थ होता है फ्रेंड्स वस्तु के बदले वस्तु को देना। जैसे देखिए एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, ये हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक गाय को 10,000 में बेचना, ये नहीं होगा। नेक्स्ट, बैंक से गाय प्राप्त करना, ये भी नहीं होगा। गाय का दूध बेचना, ये नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर इसका ए हो गया, क्लियर है। जैसे फ्रेंड्स पुराने ज़माने आप लोग जानते हैं किसी पास अगर धान होता था तो और किसी पास गेहूँ होता था, दोनों एक दूसरे को बदला बदली करते थे, इसी बोलते हैं वस्तु विनिमय। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है? तो फ्रेंड्स इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक। तो व्यापारिक बैंक का जो कार्य होता है वो उसका कार्य होता है साख निर्माण करना, उसके साथ साथ ऋण भी देते हैं और जमा स्वीकार करना होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनमें से सभी हो गया, ठीक है। एक होता है केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक उस बैंक को करते हैं जिसे जिसे मौद्रिक नीति जारी करने का अधिकार होता है, उसमें फ्रेंड्स आरबीआई जारी करता है, क्लियर है। और उसे करेंसी नोट भी जारी करने का अधिकार होता है। और जिस बैंक से हम लोग पैसा निकालते हैं या अपना पैसा जमा करते हैं उसे बोलते हैं व्यापारिक बैंक। उससे फ्रेंड्स साख का निर्माण होता है, ऋण देता है, जमा स्वीकार करता है, क्लियर है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ईटीसी, क्लियर है। और आरबीआई जो होगा वह केंद्रीय बैंक होगा, क्लियर है। नेक्स्ट, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का देशों में उत्पादन का नियंत्रण होता है। देखिए बहु बहु यानी होता है बहुत सारा। देखिए कंपनी बहुत सारे होता है, यानी वे कंपनी जो बहुत सारे देशों में अपने उत्पादन पर नियंत्रण करता है उसे बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखना पड़े एक से अधिक लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? एक से अधिक, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? तो फेमस फोर्ड मोटर जो कंपनी है वह अमेरिका की है। कहाँ की फ्रेंड्स? अमेरिका की है, याद रखेंगे आप लोग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? तो फ्रेंड्स हॉलमार्क जो होता है ना वह आभूषण के लिए होता है। किसके लिए होता है फ्रेंड्स? आभूषण के लिए होता है, क्लियर है। आप लोग पढ़े होंगे इसको। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष भारत में 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। और विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं 15 मार्च को, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। विश्व में बोलेगा तो 15 मार्च, ठीक है। और राष्ट्रीय बोलेंगे तो 24 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा 24 दिसंबर। फ्रेंड्स ये रहा था आज हमारा क्वेश्चन 40 क्वेश्चन। आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आप लोगों का कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा आप लोगों का मोटिवेशन का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। इससे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आप लोगों का साइंस भी अपलोड कर चुका, मैथ्स भी और सोशल साइंस को भी, ठीक है। थैंक यू सो मच।